चैप्टर नंबर 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट की इंट्रोडक्शन वाली चंद प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हमने जनरल ट्रेंड्स पढ़ने हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है डिटेल के साथ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें हमने किस लिहाज से पढ़नी है। तो उन चीज़ों को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं आती या निकालनी भी नहीं आती या याद नहीं होती, तो उसके लिए ये चैप्टर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि उनके प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पढ़ना नामुमकिन होगा। ठीक है, अब सुनिएगा। ये एलिमेंट्स का ट्रेंड है, इनको जैसे मर्जी याद कर लें, ये एलिमेंट्स आपके अपने हैं, इनको अपना बनाइए और इंजॉय कीजिए। ठीक है, तो इसलिए ज़रा तगड़े होकर इनको सुन लेना। ये चीज़ें बड़ी काम की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है वो आसान भी बन जाती हैं जब आप थोड़ी सी इसे फोकस करते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा। इनका एटॉमिक नंबर अगर मैं लिखूं तो इसका 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक हो गया? अच्छा, अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 21 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 21 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए उससे पहले एक एलिमेंट आर्गॉन आता है कि आर्गॉन तक सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगी। क्योंकि ये फुलफिल्ड है, सेटिस्फाइड है, इसलिए हमें बार बार इसकी बनाने की जरूरत नहीं है। बस हमें पता है कि जो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, इससे जो बाद में बच गया वो ही हमने लिखना है आर्गॉन के बाद। और आर्गॉन का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है, 18। इसका मतलब है कि 18 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक फिनिश हो गए। अब रह क्या गए, ये असल में थर्ड पीरियड है ना, तो इसमें सुनिएगा रह क्या गए, वो रहता है 3dxy, 3dyz, 3dxv, 3dx² माइनस y², 3dz², इसके बाद 4s। ये चंद ऑर्बिटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने भरपूर फायदा उठाना है। ये d के 1, 2, 3, 4 और 5 ऑर्बिटल और एक s वाला। ठीक है, इसी तरह सारे हमने तसल्ली से बनाने। जब हमें ये समझ आ गया ना बच्चा, तो फिर छठे चैप्टर को समझने से कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। ऐसे ही क्रोमियम, फिर Mn स्टैंड्स फॉर मैंगनीज, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन, Co स्टैंड्स फॉर कोबाल्ट, Ni स्टैंड्स फॉर निकल, Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, Zn स्टैंड्स फॉर जिंक। ठीक है जी, तो हर किसी के 5-5 डी
ऑर्बिटल्स यानी कि डी सबशेल के आगे 5 ऑर्बिटल्स बना दिए ताकि हमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अबूर हासिल हो जाए, ताकि हम बाइंडिंग एनर्जी, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म और डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और कलर की स्कीम इसमें जान सकें। क्योंकि हमारे पास जनरल ट्रेंड्स ही तो हमने इसमें पढ़ने, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बाकी तो सारा शॉर्ट सिलेबस की नजर हो गया, आयरन वगैरह की फॉर्मेशन वगैरह। लो अब यहाँ पे जो चीज हमने देखनी है वो जरा सुनिएगा। हमारे पास ये 4th पीरियड है, पीरियड नंबर 4 है क्योंकि इसके अंदर 4 शेल्स हैं। 4s का मतलब है इसके अंदर कितने शेल्स हैं? 4 शेल्स हैं। एक बात। दूसरी बात, बी ग्रुप में इसकी ग्रुपिंग कैसे हुई है? ये है पहले वाला 3b, दूसरे वाला 4b, फिर 5b, फिर 6b, फिर 7b। फिर ये जो 3 ग्रुप्स हैं वो एक ही ग्रुप में समाये हुए हैं 8b। ये है 1b कॉइनेज मेटल वाला, ये है 2b। ये ग्रुप्स के नाम है। शुरू कहां से हो रहा है? 3b, 4b, 5b, 6b, 7b और 8b के आगे 3 और 1 और 2b। तो इससे अगर अंदाजा लगाया जाए तो टोटल b सब ग्रुप कितने निकलते हैं? 10। 7 तक वैसे और 8 में आगे 3 है। 7 और 3 कितने हुए? 10 हो गए। ठीक हो गया। अब सबकी तवज्जो मरकूज होगी तो हम कुछ चीजें आपको गोशगुजार कर सकेंगे। तो इसीलिए जरा ध्यान इधर कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कोई मजाक नहीं समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अकॉर्डिंग टू n+l रूल, इलेक्ट्रॉन पहले ऐड किसमें किए जाते हैं? जिसकी n+l वैल्यू क्या हो? कम हो। जैसे कि देखें, मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं, आपसे पूछते हैं कि 4s और 3d इसकी n+l वैल्यूज बताएं। तो हम लोग n+l वैल्यू लिखते हैं। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, चले 4s और 3d n+l इसकी और इसकी n+l देखो, 4 प्लस s की वैल्यू क्या होती है? 0। 4 प्लस d की वैल्यू 3 प्लस d की वैल्यू क्या होती है? 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 है। इसका मतलब क्या है? ये है कि इलेक्ट्रॉन एडेड फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड सेकंड, बाद में इसमें डालें, पहले इसमें डालें। इसका मतलब एनर्जी के हिसाब से पहले 4s फिल होगा, बाद में कौन फिल होगा? 3d फिल होगा। सही हो गया? पहले 4s फिल होगा, फिर क्या फिल होगा? 3d फिल होगा। तो ये तो चीज आपको याद रखनी है। अब सुनिएगा, मैं जरा चीजें एक्सप्लेन करने लगा हूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसे याद करने का तरीका देखो, ससी, तेरा, व्या, सी, मा, फे, क्यो, नई, सी, जी। ये ससी स्कैंडियम, तेरा टाइटेनियम, व्या वेनेडियम, सी क्रोमियम, मा मैंगनीज, फे आयरन, क्यों कोबाल्ट, नई निकल, सी कॉपर और जिंक। ऐसे ही लिखते हैं। इस तरह करके इसकी अरेंजमेंट याद रखनी है। एटॉमिक नंबर कहां से शुरू है? 21 से 30 तक। तो जो सारी कितने इलेक्ट्रॉन है? 21 इलेक्ट्रॉन है। 18 तक तो ऑर्गन में आ गए, कितने रह गए? 3। तो पहले किसमें ऐड करने? 4s में, 2 इसमें आ गए और 1 इसमें रह गया। तो इसका मतलब है d में सिर्फ 1 है और s में कितने हैं? 2। सही हो गया। इसके बाद देखो 22 का मतलब 18 और 4 22, 4 22 का मतलब 2 इसमें है। फिर कौन सा रूल है ये? ऑफ बॉब प्रिंसिपल है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि आप सेम स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन डालोगे बजाय इसके कि ऑपोजिट स्पिन के साथ आप ऐड करो। फिर
18 और कितने 23 होते हैं 5, 2 इसमें है, 3 4 और 5, ठीक हो गया। फिर 24, 18 और कितने 24 6, 2 इसमें है। अब ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जरा याद रख लिए ताकि आपके बोर्ड के पेपर्स में भी आसानी हो। यहां पे 2 है और टोटल 6 डाले ना, 1 2 3 4 और 2 6 होना यूं चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर हम शिफ्ट करवा देते हैं, ये यहां आ गया इसकी बजाय। इसका फायदा क्या है अब सुनिएगा, मतलब कि 3d4 4s2 की बजाय 3d5 और 4s1 हमें क्यों पसंद है, ठीक है ना। होना ये चाहिए था कि 2 इसमें और 4 इसमें आ जाते, लेकिन 4 इसमें होने की बजाय 5 हो जाते हैं। तो सुनिएगा, ये वाला है पार्शियली फिल्ड और ये वाला है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड। ये वाला लेस स्टेबल और ये वाला मोर स्टेबल। तो हमेशा एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है या अनस्टेबल करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। इस वजह से यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के किधर आ जाता है, इधर। तो हम लोग कहते हैं कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो n+l रूल को फॉलो नहीं करता, वो कौन है, क्रोमियम। वो कौन है, क्रोमियम, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n+l रूल के खिलाफ है, वो यहां से यहां पे आने के। अब देखो नंबर ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, 6, लुकिंग लाइक 5 लेकिन 6 हो गए, ठीक है। अब अगली बात करो, नेक्स्ट आ जाओ। मैंगनीज में कितने इलेक्ट्रॉन है, 25, 18 और कितने 25 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नहीं बचा पेयरिंग के लिए। 18 और कितने 26 8, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां बच गया, एक पेयरिंग हो जाएगी। इधर कर दो या इधर कर दो, दोनों बातें सेम है। 18 और कितने, ये 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब एक पेड़ था, 2 पेड़ हो गए। 18 और कितने आर्गन के, 18 और कितने 28 होते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 29 कितने होते, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब यहां पे फिर गड़बड़ है, यहां पे फिर गड़बड़ है जो आपने समझनी है। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 9। अगर यहां से ये हो जाए कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ जाए, ये इधर से खत्म हुआ, ये इधर आ गया, तो अब 10 हो गए। 10 वाला क्या हो गया, फुल फिल्ड। अब फुल फिल्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है और पार्शली फिल्ड वाला कम स्टेबल होता है। यानी कि यहां पे क्या चक्कर हुआ, मैं वो लिख देता हूं कि 3d9 और 4s2 की बजाय ये कहता है मैं रहना चाहता हूं 3d10 और 4s1 में। क्यों, ये वाला जैसे कि इधर हमने कहा ना कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ऐसे हम कहेंगे इधर ये वाला ज्यादा स्टेबल है। वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह देखिए यहां पे ये है पार्शियली फिल्ड, ठीक है, पार्शियली फिल्ड, और ये क्या है, फुल फिल्ड। देखो ये एक फुल फिल्ड था, लेकिन जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो बदले में कितने 5 ऑर्बिटल स्टेबल हो रहे हैं, एक थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा। देखो ना इधर ये फुल टाइम स्टेबल था, इसने जब इसको इलेक्ट्रॉन देना तो इसने हाफ फिल्ड हो जाना, कोई बात नहीं, एक ही हाफ फिल्ड हुआ है ना, लेकिन 5 तो स्टेबल हो गए ना, ठीक है। तो ये पार्शियली फील्ड और ये फुल फील्ड, पार्शियली फील्ड वाला अपना लेस स्टेबल और ये वाला मोर स्टेबल। इस वजह से यहां पे दूसरा एलिमेंट कौन सा पकड़ा गया, कॉपर पकड़ा गया, जो n+l रूल को फॉलो नहीं करता। 18 और कितने 30 होते हैं 12, ठीक है। तो सुनिएगा, पहले 2 इसमें है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आखिर वाला तो फुल टाइम फुल फिल्ड होता है ना। फुल टाइम क्या होता है, फुल फिल्ड होता है। अब जरा बातें थोड़ी सी ध्यान से सुनिए, मैं जो बातें करना चाहता हूं वो जो इससे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने हैं उससे बिल्कुल रिलेटेड होनी है। सुनिए, ये एस तो फुल फिल्ड है तकरीबन सब में, सिर्फ यही n+l रूल की अगेंस्ट
जो है ना वो शो करते हैं ना, तो यहाँ पे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, चार की बजाय कितने हो गए, छः, यहाँ पे कितने रह गए, पाँच, एक पेड़ हो गया, कितने रह गए, चार, दो पेड़ हो गए, कितने रह गए, तीन, तीन पेड़ हो गए, कितने रह गए, दो, चार पेड़ हो गए, कितने रह गए, एक, पाँच, इधर कोई भी नहीं। तो पहले नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीज करते हैं, फिर नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो पहले इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज करेंगे। इससे क्या साबित होता है, देखो कोवलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं, जितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो, जितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो। इसका मतलब है कि ये दो और एक तीन बॉन्ड बना सकता है, ये दो और दो चार बॉन्ड बना सकता है, ये दो और तीन पांच बॉन्ड बना सकता है, ये एक और पांच छह बॉन्ड बना सकता है, ये दो और पांच सात बॉन्ड बना सकता है, ये दो और ये नहीं बॉन्ड बनाएगा क्योंकि अब ये हो गया फुल फील्ड। ये क्या हो गया, फुल फील्ड। अब ये चार, ये दो तो बनने ही बनने हैं ना, क्योंकि ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो जाने ही जाने हैं ना, लेकिन साथ में डी के भी जाते हैं। अब वो जो डी के जा रहे हैं वो देखो यहाँ पे आप अब देखो सात तक आए हो, आप कितने तक आए हो, सात तक आए हो, लेकिन यहाँ पे देखो दो और चार छह, फिर दो और एक दो तीन, दो और तीन पांच, यहाँ पे दो और दो चार, यहाँ एक बस एक, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नहीं। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिडल तक इंक्रीज करते हैं, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिडल के बाद क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ऐसे हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो जाहिर बात है उस मेटल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी, वैलेंसी बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, और जो भी चीज नंबर ऑफ हाफ फील्ड पे डिपेंड करती है वो वाली बढ़ेगी, वो वाली क्या होगी, इंक्रीज होगी। बेशक वो क्या नाम उससे बोलते हैं, हम लोग उसे कह लें पैरामैग्नेटिज्म है, वो डायमैग्नेटिज्म है, कलर की प्रॉपर्टीज है, वो कुछ भी है, वो सारा कुछ इसमें छुपा हुआ है। इसलिए जिस बंदे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्लियर है, मैं गारंटी देता हूं उसके सारे जनरल ट्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, वो हर चीज हमसे गारंटी ले ले वो क्लियर हो जाएगा। सही हो गया। तो बस आपको ये अब याद रखना है कि इसमें जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या थी वो मैं बता देता हूं कि 4s वाले तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते ही लेते हैं, साथ में डी वाले भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि ये वैलेंस शेल वाला है, ये इनर शेल वाला है, तो इनर शेल वाले अगर बॉन्डिंग में हिस्सा लेते ये तो अच्छी बात नहीं है ना, लेकिन इसी वजह से जैसे ट्रांजिशन कहते हैं, अच्छी बात है तो करता है ना। तभी तो देखो बनना तो इसे दो बॉन्ड चाहिए था लेकिन बना ये तीन रहा है, क्यों, ये डी वाला भी टांगड़ है, बनने इसके दो बॉन्ड चाहिए थी लेकिन बना दो और दो चार रहा है। तो नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बताते हैं कि बॉन्ड्स में कितने इन्वॉल्व होने ऑर्बिटल, और अगर फुलफिल्ड हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग नहीं होनी। इसलिए पहले नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बढ़ते हैं, बॉन्ड्स मिडल तक बढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, वैलेंसी बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ेंगी, और फिर एंड तक कम होगी। सारे के सारे ट्रेंड मिडल तक बढ़ते, मिडल के बाद कम, मिडल तक बढ़ते, मिडल के बाद कम। ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है, यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हजरात बासानी हमसे पूछ सकते हैं। अब जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी है, वैसे ही उससे रेलेवेंट टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं, जनरल ट्रेंड्स। उसमें पहले है बाइंडिंग एनर्जी, तो सुनिएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स are very rigid, hard and are malleable and ductile due to having high binding energies present in their metallic structure, कि इनका क्या नाम उसे बोलते हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी है
वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से इनमें बहुत अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? तो मैंने जब रीजन तलाश करने की कोशिश की, जब रीजन तलाश की तो रीजन हमें पता चली वो क्या थी, वो सुनिए। दिस इज बिकॉज transition elements don't involve only 4s electrons, but underlying shell electrons of the subshell also participate in bonding, due to which they form very strong kind of metallic bonds। अब हमने रीजन साथ में बता दी कि इनके बॉन्ड्स बनने की वजह क्या है। सुने, अगर 4s बनाएगा तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने बॉन्ड बनने? सिर्फ 2 बनने। लेकिन जो इसके नीचे वाला कौन है, डी वाला सबशेल है, वो भी किसमें इन्वॉल्व होता है? बॉन्डिंग में। इस वजह से इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? स्ट्रॉन्ग काइंड का मेटालिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? स्ट्रॉन्ग काइंड का। तो जब स्ट्रॉन्ग काइंड का बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कहेंगे कि फिर इसमें 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड वाला चक्कर नहीं है, इसमें बॉन्ड ज्यादा बनेंगे। अब ज्यादा कैसे बनेंगे? देखो, अगर तो वैलेंस शेल वाले इन्वॉल्व होते तो सिर्फ 2 बॉन्ड बने थे। वैलेंस शेल के साथ डी वाला इन्वॉल्व है, इसमें कितने बनेंगे? 3। इसमें कितने बनेंगे? 3 और 2। बताओ भाई, 3 और 2 5, 2 और 3 कितने हुए? 5। और यहाँ पे 6 बनेंगे, 2 और 5 कितने बनेंगे? 7। तो बताओ 3b 4b 5b 6b और 7b तक, या 7b तक 7 होते, 7 तक बॉन्ड बनते। फिर जहां पे पेयर हो गया, पेयर की वजह से अब 2 और 4 6 होंगे, अब 2 और 3 5 होंगे, 2 और 2 4 होंगे, 1 होगा और 0 होगा। सही है ना? तो इसका मतलब पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं मिडल तक, फिर कम होते हैं। क्यों? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इस वजह से अनपेयर्ड कम हो जाते हैं, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होते हैं। तो इसीलिए यही चीज मैंने जो है ना वो लिखनी है। तो सुनिए, पीरियोडिक ट्रेंड कि पीरियड के अंदर क्या चक्कर होगा। तो हम कहते हैं एज वी मूव फ्रॉम 3b to 7b up to middle of period, the number of unpaired electrons increases, due to which number of binding electrons increases, hence number of bonds and binding energy of elements also increases up to middle। सेंटर तक, दरमियान तक
मिडल तक ये क्या करती है, इंक्रीज करती है, वजह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो वो मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये आज का टॉपिक ध्यान से ध्यान में रख ले कि 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 5 अनपेयर्ड और यहाँ पे 5 और 2 7, तो यहाँ पे 7 तक बात बनेगी। इसके बाद जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुरू होने तो पेयर्ड ने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना, इस वजह से हमारे पास अनपेयर्ड अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कम हो गए तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी के अंदर हम लोग कहते हैं मिडल तक क्या होना है, इसने कम हो जाना है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, सुनिएगा जरा। आफ्टर मिडल फ्रॉम, ये कहां तक बढ़ा था, 7B तक ना, फ्रॉम 8B टू 2B, 8वें से लेकर ये 3 है ना, 8 के और 2 तक, 8B टू 2B, number of paired electrons in d subshell increases, due to which number of half-filled atomic orbitals decreases. So binding electrons and binding energy decreases up to end of period. ये पीरियड के एंड तक क्या होता है, डिक्रीज होता है। 7 से लेकर 8 तक क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। पेयर्ड इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, अनपेयर्ड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि हाफ फील्ड क्या हो जाएंगे, कम। जब हाफ फील्ड कम होंगे तो हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, मैंने कहा है आपको कि अब यहाँ पे जब ये है इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेना, इसे वैसे डिलीट कर दो। 2 तो ये तो जाएंगे 1 2 3 4, 4 2 6, 2 पेयर्ड हो गए, इसको भी डिलीट कर दो, 2 3 4 5, 6 की बजाय 5 हो गए। इन 3 को डिलीट कर दो दिमाग से, 2 3 4, 4 हो गए, इन सारों को डिलीट कर दो, 1 रह गए। तो इस तरह बाइंडिंग एनर्जी शार्पली फिर क्या होती है, डिक्रीज करती है। क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो पीरियड में हमने कहा इंक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब हम कंक्लूजन कर रहे हैं, सुनिएगा। इसमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एलिमेंट इन 4th period increases or and at vanadium and then decreases to middle, and in 5th period binding energy of elements ends at, या जो पीक पर पहुंचती है उसे कहते हैं ends at tungsten element and then decreases। तो मिडल तक इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। साथ में मैंने एलिमेंट्स की जो है ना वो बातें कर दी कि जो होता है
फोर्थ पीरियड की जाती है वनेडियम तक, और जो होता है फिफ्थ पीरियड और उसकी जाती है अपना टंगस्टन तक। कहां तक जाती है? हाँ टंगस्टन तक। इधर ले टंगस्टन तक जाती है। अच्छा, अब ये तो बात यहां तक हमारे पास पता चल गई। अब इनका ग्राफ बनाते हैं और वहां पे दो तीन चीजें सीखते हैं। एक मैंने ग्राफ बनाना है ताकि मैं आपको वो चीजें सिखा सकूं जो बुक में लिखी हुई है। मैं एंड पे लिखूं यहाँ पे देखो, देखो भाई यहां पे देखो, पोटाशियम, कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और फिर एंड पे किसकी आ गई है? जिंक की। अब असूली तौर पे ना अगर आप थोड़ा सा जानकारी हासिल करें तो ये वनेडियम के बाद देखो, मैं बार बार बात कर रहा था 7 तक मैंगानीज आती। मैंगानीज की तो ज्यादा होनी चाहिए थी, ये मैंगानीज और क्रोमियम की कम क्यों हुई? मैंगानीज और क्रोमियम में कमी क्यों हुई? ये स्ट्रक्चर की वजह से होती है। तो हम कहते हैं डिक्रीज इन binding energy of chromium and manganese is due to structural change, which is they give हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। वो क्या बनाते हैं? हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो होती है ना हमारे पास आइस, ये मैंगानीज का आइस के अंदर, बर्फ के अंदर क्या नाम उसे बोलते हैं? कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही होता है। जब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ना तो उसके अंदर क्या नाम उसे बोलते हैं? आ जाती है एम्प्टी स्पेसेस। जब उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं तो एम्प्टी स्पेसेस की वजह से इनके अंदर डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं। तो जब किसी पार्टिकल के अंदर डिस्टेंस बढ़ जाए, तो मुझे बताओ डिस्टेंस के बढ़ने से बताओ उनमें बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो इनमें दोनों में स्ट्रक्चर में चेंज आती है। स्ट्रक्चर में चेंज, हेक्सागोनल में स्पेस बढ़ती है तो डिस्टेंस बढ़ता है तो बाइंडिंग बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? कम। तो ये वैसे पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम और क्रोमियम के बाद मैंगानीज तक बढ़नी थी, फिर कम होनी थी। लेकिन ये बीच में जो गड़बड़ आई है, मैंगानीज और क्रोमियम की कम हुई है, तो इनकी स्ट्रक्चर की चेंज की वजह से हुई है। तो स्ट्रक्चर में गैप आ जाता है, स्पेसेस आ जाती हैं, स्पेसेस की वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, वरना है ऐसे ही इंक्रीज और फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये एमसीक्यू था जो मैंने आपको बता दिया, जो आपने अपने दिमागों में फीड रखना है। क्लियर होगी बात? तो यहां तक था बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन जो फिफ्थ पीरियड है ना, फिफ्थ वाला टंगस्टन तक एंड होता है, उसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। क्लियर होगी? तो ये थी आज का टॉपिक के बारे में डिस्कशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उस पे बेस होने वाला पहला जो पॉइंट था बाइंडिंग एनर्जी, वो हमने आपसे डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।